स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 10 और क्वेश्चन 12 एग्जाम के। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर 5 तक हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे केमिस्ट्री सेक्शन के। तो इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 था हमारा ग्रुप थ्योरी के बैकग्राउंड से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। इसके अंदर पूछा गया था कि भाई ट्रांस C2H2F2 है, यानी कि 1,2 डाइफ्लोरोइथाइलिन है, तो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका पॉइंट ग्रुप बताना है। तो कैसे बनाए, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो भाई C2H2 इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ट्रांस वाली स्ट्रक्चर बना ली हमने। अब इसका पॉइंट ग्रुप है, तो पॉइंट ग्रुप निकालने का मेथड क्या होता है, पूरे स्टेप फॉलो करती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इज दिस मॉलिक्यूल लीनियर, क्या मॉलिक्यूल लीनियर है, क्या तुम्हें ये मॉलिक्यूल लीनियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या है, नो। फिर अगला क्या होता है, अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है तो हम क्या देखते हैं, क्या कोई इसके अंदर स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई स्पेशल ग्रुप, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, बट हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा है, तो मतलब कोई स्पेशल ग्रुप नहीं है, तो आंसर आया नो। तो फिर आगे हम बढ़ते हुए क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल एक्सिस चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं, तो अगर हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस देखें तो हमें ये दिख रही होगी कि भाई यहां पर परपेंडिकुलर अगर हम इसको C2 एक्सिस घुमाएं, कौन सी C2, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो ये F इसके ऊपर आ जाता है, H इसके ऊपर आ जाता है, तो मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, C2 है, यानी कि Cn क्या है इसके अंदर, C2 है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा NC2 परपेंडिकुलर टू Cn, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या NC2 परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस C2 है, तो क्या दो और C2 है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। हमें पता है इसके परपेंडिकुलर या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, पर यहां पर कोई C2 है नहीं ऐसी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड में कोई भी ऐसी C2 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नो। यहां पर नो होते ही हमें पता लग गया भाई ये डी ग्रुप में तो जाएगा नहीं, इसका आंसर सी ग्रुप में होगा। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं सिग्मा एच। अगर मैं इसके अंदर सिग्मा एच देखूं, सिग्मा एच क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है Cn के, परपेंडिकुलर प्लेन, हाँ प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो इसका मतलब इसके अंदर सिग्मा एच है। जैसे ही सिग्मा एच हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ग्रुप क्या होगा भाई, C2H। हमारा आंसर क्या होगा इसका, C2H होगा। इस तरीके से पॉइंट ग्रुप का है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमारा आसानी से पॉइंट ग्रुप निकल जाता है। तो हमारा एक स्टेप होता है पूरा का पूरा, जैसे ये सबसे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर है तो कुछ अलग तरीके से चेक करेंगे, फिर लीनियर नहीं है तो इस साइड बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमने इसका पॉइंट ग्रुप क्या निकाला, हमने पॉइंट ग्रुप निकाला है हमने इसका C2H। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32 ग्रुप थ्योरी बैकग्राउंड से ही। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया था, 3-4 मॉलिक्यूल दे रखे थे, उसके अंदर हमें उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पूछी थी कि भाई C2 प्रिंसिपल एक्सिस किस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले है HOCl। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, HOCl की इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। यहां पर लोन पेयर है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें C2 है, नहीं है, इसके अंदर C2 नहीं है। तो इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल को देख लेता हूं, भाई CH3Cl क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल Cl अलग है, तो यहां पर क्या दिखेगी आपको, C3 दिख रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से NH2Cl भी एक टाइप का क्या है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, बट इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसके अंदर C3 भी नहीं है और ना ही C2 है, मतलब इसके अंदर C2 नहीं है। अगर मैं बात करूं BH2Cl की, तो ये क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो Cl है। अब इसके अंदर आपको क्या दिख जाएगी, C2 दिख जाएगी, कैसे, ये वाली C2, ठीक है। यहां पर इस तरीके से अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या होगी, इसके अंदर C2 होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, BH2Cl। मतलब मॉलिक्यूल में पूछा गया था कि किसके अंदर C2 प्रिंसिपल एक्सिस होगी,
ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस C2 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था ग्रुप थ्योरी बैकग्राउंड से। तो ग्रुप थ्योरी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम ग्रुप थ्योरी का। इसके अंदर क्या था कि भाई कोऑर्डिनेट दे रखे थे, बोला था कि भाई जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसका 90 डिग्री रोटेशन कर दूं तो बताओ नए कोऑर्डिनेट जो जनरेट होंगे वो क्या होंगे। तो ये देखते, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं सिंपल तरीके से। भाई ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस में इसके परपेंडिकुलर मान लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये तीनों प्लस में है, तो मान लो ये पॉइंट कुछ यहां पर रहा होगा, x1 है, y1 है और z1 है। अब मैं देखो क्या करता हूं, z एक्सिस के अलोंग, ये z एक्सिस है परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग क्या करता हूं 90 डिग्री रोटेट करता हूं। तो 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। तो यहां पर आने के बाद अब देख लो इसमें क्या है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z तो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि z एक्सिस के अलोंग मैंने रोटेशन किया है, z अभी भी पॉजिटिव है। तो नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे, नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे -x1 y1 और z1। यही मेरा क्या था, आंसर था। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंडक्टेंस बैकग्राउंड से था। तो आइए समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि 0.1 मोलर कोई सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और क्या दे रखा था, उसकी कंडक्टिविटी 1.20 सीमेंस पर मीटर है। तो हमें क्या करना था, जब मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके 0.02 मोलर कर देता हूं तो नया रेजिस्टेंस इतना बन जाता है। तो हमें नई कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें पता है कि भाई मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, K/C, यानी कि C किस में होनी चाहिए, मोलैरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये K/C है। K यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी है, K यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी। अब हमें क्या दे रखा, कंडक्टिविटी नहीं दे रखी इसके लिए, तो इसके लिए K निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमें, स्टार्टिंग वाला जो सॉल्यूशन है हमें दे रखा है, उसके लिए रेजिस्टेंस है 100 ओम, रेजिस्टेंस यानी कि R। कंडक्टिविटी दे रखी यानी कि कापा, कापा कितना दे रखा है, 1.2 सीमेंस पर मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है कि जब भी कंसंट्रेशन वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कंसंट्रेशन चेंज कर दी, नई मोलर कंडक्टेंस पूछे, तो किस तरीके से करते हैं। तो एक सेल होता है, उस सेल का जो क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है ना, वो फिक्स रहता है। जैसे कि मान लो तुमने 0.1 मोलर के लिए कैलकुलेशन करी, जो सेल कांस्टेंट था वही सेल कांस्टेंट क्या रहेगा जब तुम 0.02 मोलर के लिए कैलकुलेशन करोगे। तो हम क्या करते हैं, इससे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेल कांस्टेंट होता क्या, हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू L/A। इस L/A को ही क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, 1/R 1 रेजिस्टिविटी L/A क्या बन जाएगा, A/L बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कापा बन जाएगा, ये क्या है, A/L है। तो K क्या आ जाएगा, C इंटू L/A। तो K क्या आ जाएगा, C इंटू X, यानी कि हमारी एक रिलेशन क्या बन गई, कापा इज इक्वल टू CX। यहां पर कापा क्या है, कंडक्टिविटी है, कापा क्या है, कंडक्टिविटी है, C क्या है, कंडक्टेंस है, C क्या है, कंडक्टेंस है, और X क्या है, यहां पर सेल कांस्टेंट है। X क्या है, यहां पर सेल कांस्टेंट है। तो इसका यूज करके हम पहले X की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं X की वैल्यू निकालना। तो X की वैल्यू निकालने के लिए तो पहले मैं ऑप्शन को एक बार रफ कर देता हूं। तो किस तरीके से निकालेंगे X की वैल्यू, देखिए सबसे पहले हमें इस सॉल्यूशन के लिए क्या दे रखा है, K दे रखा है कितना, 1.20 सीमेंस पर मीटर। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R होता है, यानी कि कितना है, 1/100 यानी कि 0.01। इस तरीके से X की वैल्यू क्या आ जाएगी, K/C आ जाएगी। K कितना है, 1.20 है, ये कितना है, 0.01 है, कैंसल आउट हो जाएगा, ये सीमेंस पर मीटर है
ये क्या है ओम, कंडक्टेंस क्या होता है ओम इनवर्स होता है, सीमेंस की कट जाएगी वैल्यू, यानी कि x क्या आ गया 120 पर मीटर। ये वैल्यू हमारे सेल कांस्टेंट की आ गई। अब इसी सेल कांस्टेंट को यूज करके, नया रेजिस्टेंस यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम नई कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं नए सॉल्यूशन के लिए। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नए सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालते हैं कंडक्टिविटी, K क्या होता है Cx होता है, C यानी कि 1/Rx, 1/R यानी कि कितना रेजिस्टेंस हो गया है 480 हो गया है, यानी कि 120। ये क्या है मीटर इनवर्स है, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कट जाएगा, 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4 सीमेंस पर मीटर। ये क्या आ गई मेरी नई कंडक्टिविटी आ गई। अब मेरे पास कंडक्टिविटी आ चुकी है, कंसंट्रेशन मेरे पास है ही, कंसंट्रेशन है तो मैं लैम्डा m निकाल सकता हूं, यानी कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आइए फॉर्मूले में पुट करके मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है K/C होता है, K कितना है 1/4 है, K कितना है 1/4 सीमेंस पर मीटर है। कंडक्टेंस K/C यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन C के इसके यहाँ पे कंसंट्रेशन ही लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन कितनी है मेरी 0.02 मोलर। तो लैम्डा m क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 है, 0.02 है, सीमेंस पर मीटर है। मोलर को क्या लिख लेता हूं मोल पर लीटर लिख लेता हूं। इस तरीके से ये कहां ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा लैम्डा m यानी कि यहां पर 50 पर कैंसिल हो गया, ये 2 यानी कि 25, ये कितना आ गया 25/2 सीमेंस है, मीटर है, मोल है। क्या करें लीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई 1 लीटर जो 1000 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूं, लैम्डा m क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, सीमेंस पर मीटर है, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर कितना आ जाएगा लीटर की जगह 10⁻³ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर लीटर मीटर, यानी कि मीटर की क्यूब है, ये -1 है, -1 है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, पावर ऊपर चली जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, सीमेंस का सीमेंस है ही, पर मीटर है, मीटर क्यूब है, पर मोल है। इस तरीके से मेरा क्या आंसर हो गया 12.5 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला आंसर मेरा हो गया। अब आप बैक करके आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि भाई किस ऑप्शन के साथ मेरा आंसर मैच कर रहा है। इसी तरीके से ध्यान क्या रखना है इसके अंदर हमें ध्यान सिर्फ यूनिट्स का रखना है। सबसे पहले हमें ये लीटर वाली यूनिट का ध्यान जरूर रखना है कि लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के बाद ही आंसर आएगा। सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाला, उसी सेल कांस्टेंट को यूज करके हमने कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी निकालने के बाद हम मोलर कंडक्टेंस पर पहुंचे, मोलर कंडक्टेंस निकालने के बाद हमने इस लीटर की यूनिट चेंज करने के बाद हमारे आंसर तक पहुंचे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही। इसके अंदर क्या पूछा गया था कि जब भाई मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड से तो कितने मोल मैग्नीशियम जो डिपॉजिट होंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है जो मैग्नीशियम क्या होता है Mg2+ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम बनाएगा, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 मोल ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन रहा है 1 मोल बन रहा है। अब फैराडे को किस में कर लेते हैं कूलम में कर लेते हैं। 1 फैराडे क्या होता है 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, यानी कि 2 फैराडे क्या हो जाएगा 2 × 96500 कूलम। ठीक है, तो 2 फैराडे से क्या बन रहा है भाई 1 मोल बन रहा है, यानी कि 2 × 96500 कूलम से क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो भाई 9.65 से कितना बनेगा
1/2 इंटू 96500 इंटू 9.65, पॉइंट हटा देते हैं, 100 आ गया, कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 100 बच गया, ये कितना बच गया, 0.5 हो गया, 10⁻⁻4 हो गया, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵, यानी कि डी ऑप्शन मेरा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे ध्यान में रखते हैं। इसने बोला कि मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा, भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल हो रहा है, तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कितनी दे रखी थी, 9.65 कूलम दे रखा था। तो क्या करते हैं, इसको कूलम में चेंज कर लिया, एक में 96500 होते हैं, इस तरीके से दो में कितने होंगे, फिर मान लो इतने से एक बन रहा है तो 9.65 से कितने बनेंगे। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आइए देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक मेजर टॉपिक होता है बार के अंदर। तो आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर हमसे ई सेल कंपैरिजन करवाया था, एक सेल का डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। तो सबसे पहले हमें जो सेल दे रखा है इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं। हमें पता है लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है, राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि क्या होगी, जिंक से, जिंक सॉलिड से क्या बनेगा, जिंक 2+ एक्वस बनेगा +2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। कंप्लीट क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस से क्या बन रहा है, जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस तरीके से हमारी कंप्लीट आ गई। अब इसकी नॉन्स इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी जो नॉन्स इक्वेशन क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड को हम काउंट करते नहीं है, प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 2+ है हमारे पास, और क्या है, कॉपर 2+ है। सॉलिड वाली स्पीसीज को हम काउंट करेंगे नहीं। इस तरीके से हमने क्या देखा है कि भाई ई सेल जो होगा, ई नोड तो सबके लिए फिक्स होगा क्योंकि सेम ही सेल है, तो ई सेल किस पे डिपेंड करेगा, इस पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई जिसका ये पार्ट सबसे ज्यादा होगा उसका ई सेल सबसे कम होगा। तो हम इसी की वैल्यू देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करें, तीनों सेल के लिए देख लेते हैं। पहले वाले सेल के लिए जो लोग जिंक 2+ यानी कि 1, कॉपर 2+ यानी कि 0.1 यानी कि लोग 10। दूसरे वाले पार्ट के लिए लोग जिंक 2+ यानी कि 0.1, कॉपर 2+ यानी कि 1 यानी कि लोग 0.1। तीसरे वाले पार्ट के लिए जिंक 2+ यानी कि 1, कॉपर 2+ यानी कि 1 यानी कि लोग 1। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, log 10, यानी पता है हमें log की भी यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है तो log की वैल्यू भी बढ़ती है। log 10 सबसे ज्यादा क्या होगा, log 10 होगा, तो मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू इसके लिए होगी, तो ये सबसे ज्यादा होगी तो उसका ई सेल सबसे कम होगा, यानी कि जो E1 जो आ रहा है मेरा वो तो सबसे कम होने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, log 1 है, log 1 के बाद क्या आएगा, यानी कि उसके बाद क्या आएगा मेरा E3 आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा, E2 होगा। इस तरीके से हमारी ये रिलेशन रहेगी। जो भी ऑर्डर पूछा था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को सेट कर लेंगे। तो आया समझ इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का IIT JEM नेट और गेट वगैरह में भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 था, बिल्कुल सिंपल कैटालिसिस से पूछा गया था कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर मैं पॉजिटिव कैटालिस्ट जब ऐड करता हूं तो बताओ इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्या, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, डेल्टा H होता है। डेल्टा H क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, यानी कि क्या कर देता है, एक्टिवेशन बैरियर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन बैरियर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बट हमें पता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आता, सिर्फ पाथ को चेंज करता है कैटलिस्ट। तो हमारा एक स्टेटमेंट ऐसी थी, क्या थी, डिक्रीज इन एक्टिवेशन बैरियर, डिक्रीज इन एक्टिवेशन बैरियर विदाउट चेंज इन एक्सोथर्मिसिटी, यानी इसकी जो एक्सोथर्मिक जो डेल्टा एच है उसमें चेंज किए बिना सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन बैरियर को ही चेंज करेगा। ये स्टेटमेंट हमारी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं TIFR, उसके अंदर बहुत पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 था सॉलिड स्टेट से। हमसे क्या पूछा गया था कि भाई एक क्यूबिक सिस्टम है जिसमें n स्फीयर है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे थे। तो हमें पता है कि अगर कोई क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, तो इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहां होते हैं, बॉडी डायगोनल पे होते हैं। बॉडी डायगोनल पे, हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 1 2 3 4, 4 कोने हैं ना, तो 4 8 से 4 बन जाएगा मेरा डायगोनल। कितने होंगे बॉडी डायगोनल, कितने हैं, 4 हैं, हर एक पर 2 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे इसके अंदर, 8 हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं बॉडी डायगोनल के। इसी तरीके से अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं, एज सेंटर पे होता है प्लस बॉडी में होता है। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, किसमें शेयर होते हैं, 4 में शेयर होते हैं, तो यानी कि 3 एज पे आ जाएंगे, 1 बॉडी का आ जाएगा, यानी कि कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से जैसे कि अगर मान लो हमने ये क्यूबिक कौन सी मानी है, FCC मानी थी, FCC का, यानी कि अगर FCC मेरा क्यूबिक है तो 4 बॉडी डायगोनल है, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, और टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे 8 हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे कितने हो गए, 4 हो गए हैं। इसी तरीके से अगर किसी में n एटम है, और FCC में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं। अगर किसी में n एटम है, n स्फीयर है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे, डबल होंगे, 2n होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें क्या होंगे, n होंगे। यही मेरा ऑप्शन था करेक्ट आंसर। उसने क्या बोला था कि n स्फीयर हैं तो कितने होंगे, 2n और n। इसी तरीके से अगर मैंने ये क्यूबिक FCC माना था, FCC में टोटल एटम 4 होते हैं, तो 4 है तो बॉडी डायगोनल की वजह से कितने आंसर हो गए, 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4, यानी कि n है तो n ऑक्टाहेड्रल और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे मेरे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से, यानी पीरियोडिसिटी से। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमसे क्या पूछा था कि भाई इनमें से किन मॉलिक्यूल, किन जो भी एटम दिए हुए हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फ्लोरीन के नीचे क्या होता है, क्लोरीन होता है। यहाँ पर सोडियम होता है, पोटाशियम होता है। सारे एटम हमने कवर कर लिए हैं। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते, इधर जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यानी कि सबसे ज्यादा अगर हमें पेयर लेना है, यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। यानी कि एक साइड में तो फ्लोरीन ले लिया मैक्सिमम। अब सबसे कम वाला लेता हूं। सबसे कम में लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, तो मैंने क्या ले लिया, सबसे कम किसकी होगी, पोटाशियम की होगी। यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस किसका होगा, पोटाशियम और फ्लोरीन का होगा। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन से। हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है। एग्जैक्टली ऑप्शन तो याद नहीं है, इसलिए मैं कुछ एसिड बेस इंडिकेटर लेके आया हूं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप एसिड बेस इंडिकेटर और उनकी रेंज पढ़ के जा सकते हो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहे। तो मेनली होता है फिनोक्सिलिन होता है, जिसकी रेंज क्या होती है 8.2 से 10 तक होती है। मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या होती है 3.2 से 4.4 और मिथाइल रेड की रेंज क्या होती है 4.8 से 6.0। जो आपको सॉल्यूशन दिया जाए उसके लिए स्पेसिफिक जो भी लगेगा वो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर बेसिकली होते क्या हैं, वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक और बेसिक कंडीशन पर डिफरेंट कलर देते हैं। तो मतलब जो एसिड में अलग, जैसे कि पिंक टू कलरलेस जाता है, इसी तरीके से डिफरेंट कलर जो देते हो उन्हें क्या बोलते हैं हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने केमिस्ट्री सेक्शन के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाले वीडियो के अंदर हम और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हाइब्रिड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।